नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी की उस सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां उन्होंने हरियाणा के बारे में जो सनसनीखेज और अ, भंडाफोड़ किया है, वहां की वोट चोरी के बारे में, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि हरियाणा में हर 8वां वोटर दरअसल चोरी का वोट था और इसके लिए उन्होंने कई अलग अलग तरह के सबूत भी पेश किए। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर, जो कि एक ब्राजीलियन मॉडल की है, पर वो 22 जगह उनकी तस्वीर दिखलाई पड़ती है वोटर्स लिस्ट में, अलग अलग नामों के साथ। कहीं वो स्वीटी हैं, कहीं वो सरस्वती हैं, कहीं उनका कुछ और नाम है। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो पूरी गफलत है, ये जो पूरा जो भंडाफोड़ है, वो स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ है, ये केंद्रीय स्तर पे किया गया है। इसलिए ये सीधा आरोप केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं पर उन्होंने लगाया है। Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. राहुल गांधी के जो बयान हैं खासे गंभीर हैं और उनको गंभीरता से लिया ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो सवाल खड़ा करते हैं वो जाहिर तौर पर इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए उसके गहरे मतलब हैं। और जब हम ये देखने निकलते हैं कि वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके कारण हम इसको जिस तरह से देखें, तो मैंने इसको 20 बिंदुओं में समेटने की कोशिश की है, और जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। शुरुआत में पहली बात तो ये है कि जो एक चीज़ होती है गैरत, आत्मसम्मान जैसा, पर उससे कुछ ज़्यादा। थोड़ी भी गैरत होगी अगर हमारे देश की व्यवस्था चलाने वालों में, जो इस देश की सरकार भी है, प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी हैं, चुनाव आयोग भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, तो राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लेते हुए उस पे गंभीर और कार्रवाई करेंगे, जिससे सच सच जो है सामने आ सके। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को सजा के इंतजाम भी उनको करने चाहिए। पर अगर वो सच है तो लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकार, मतदान को लेकर सवाल, संशय और सरोकारों को लेकर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा करवाने का गुदा दिखाना चाहिए। तो अगर गुदा है तो दिखाना चाहिए। नहीं दिखाते हैं, जिसकी उम्मीद है और अभी तक का रिकॉर्ड भी, तो वह राहुल के ही आरोपों, दलीलों का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव आयुक्तों को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनसे ले लेना चाहिए। वे न सिर्फ फ्री और फेयर चुनाव करवाने में असमर्थ रहे, बल्कि उन्होंने सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डंडी मारने का खुलेआम काम भी किया। पूरे देश को आश्चर्य करना चाहिए कि ज्ञानेश इस कुर्सी पर बैठे कैसे हुए हैं। हरियाणा सरकार को अपने अवैध होने पर शर्म तो नहीं आएगी, पर उसका इंतजाम किया जाना चाहिए। हरियाणा के लोगों, नेताओं, पार्टियों, संगठनों को इस इंतजाम के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो सड़क पर हो, विधानसभा में हो, अदालतों में हो। नसीब को बदला जाना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर अपनी मन की बात कहनी चाहिए और देश को उनसे इस फरमाइशी प्रोग्राम के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि मोदी जी इस बारे में कुछ कहें। अपनी कुर्सियों में धंसे हुए सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के जजों को अपने धूल खाते संविधान और दूसरी कानूनी किताबों को झाड़ पोंछ कर अपनी रिटायरमेंट, पोस्टिंग और बेनिफिट सोचने के बजाय आईने में खुद से निगाह मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ये तय करने के लिए कि वे किस तरफ हैं। अगला बिंदु इन वकीलों के लिए भी है जो इस देश की विकलांग अदालतों में याचिकाओं के उनको ढेर लगाने चाहिए, ताकि अदालतें इस मुल्क में सच्चाई का मुंह चुराना भी चाहें तो कोई कोना ना मिले। कांग्रेस पार्टी को भी वैसे ही वापस महात्मा गांधी की तरफ जाना चाहिए जैसे वे आज़ादी के पहले गए थे, उन्हीं तरीकों के साथ जो महात्मा ने अपनाए थे। सत्याग्रह के लिए इससे ज़्यादा मुफीद और जरूरी मौका और कौन सा हो सकता है। और अगर अब भी वह खुद को आंदोलन में नहीं बदल पाती है तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत अपनी नीति में गुलामी के कैंसर से तो मुक्त हुआ, और जो कैंसर लोकतंत्र और संविधान को आज़ाद भारत में इस सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी
और उसके संघी गुरुओं ने लगाया है वह लाइलाज है, जो इस देश को खत्म कर देगा, कम से कम उस तरह से जैसा कि हम अभी तक जानते समझते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझना होगा कि वे इस लूट पर आखिर कब तक चुप रहना और सच के बगल से निकलना चाहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी भारत से बड़े हैं? क्या सत्ता के लिए चाल चरित्र चोला सिर्फ इस बदचलनी के लिए बचाकर रखा गया था? वे सारे नौकरशाह जो इस प्रक्रिया में शामिल रहे, क्योंकि इतनी बड़ी डकैती न अकेले केचुआ कर सकता है, ना मोदी सरकार। उन्हें ये सोचना चाहिए कि किस किताब की शपथ लेकर, किन लोगों के तरफदार होने के प्रतिबद्धता के साथ वे नौकरियों में आए थे और क्यों वे इस जुर्म में शरीक हो रहे हैं, और उनमें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि उनकी चोरियां पकड़ी नहीं जाएंगी। इसका एक मतलब चाहें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी है, जो इस संविधान के साथ इस खुलेआम दिन दहाड़े होते हो रही नंगई और गुंडई का संज्ञान लेते हुए बजाय आलतू फालतू बातों पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी करवाने के, उन्हें ये तलाशना चाहिए कि लोकतंत्र का चीरहरण करती सरकार, उसके संवैधानिक संस्थान और सत्तारूढ़ पार्टी की आपराधिक संलिप्तता पर कैसे लगाम कसी जा सकती है। एक सुझाव मोहन भागवत के लिए भी है, जो इस संघ के 100वें साल में उन्होंने भी सालगिरह मनाई है, और उनके पास ये बेहतरीन मौका है जहां वो भारत माता, उसकी अखंडता, एकता के लिए बजाय गाय और गोबर की बातें करने के ऐसा कुछ कर सकें जिससे साबित हो सके कि संघ जो है एक बेगैरत संस्था नहीं है। आखिर हर साधु का अतीत होता है, हर शैतान का भविष्य। ये साबित करने की शुभ घड़ी और क्या हो सकती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सचमुच इस मुल्क से प्यार करता है, भारत माता का सम्मान करता है और उसके लिए कोई भी त्याग, समर्पण और बलिदान कर सकता है। वे सारे लोग जो दीन और धर्म की बात करते हैं, जो धर्माचार्य हैं, मठाधीश हैं और खुद को ईश्वर और जनता के बीच का पुल समझते हैं, जो नैतिकता के ठेकेदार बनते हैं, उन सब का भी वक्त आ गया है कि वो साफ करें इस पूरे खबर को लेकर, इस पूरी बात को लेकर ईश्वर उनसे क्या कह रहा है कहने को और करने को। विपक्षी दलों को भी लामबंद होना चाहिए, क्योंकि उनका भी नंबर आएगा, आ रहा है, आ चुका है। वे चुन सकते हैं कि किस तरह उनको इसका सामना करना है, अकेले, अलग रहकर, चुप रहकर, बगल से निकलकर, या फिर देश की आत्मा को बचाने के लिए सच का सामना कर। ये बात भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दलों पर और भी ज़्यादा लागू होती है, जो सत्ता में तो उनके साथ हैं, पर क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो देश में इस समय किया जा रहा है। जब इतिहास उनसे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे थे जब मुमकिन मोदी भारत के लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे थे, ये जवाब कितना शर्मनाक होगा कि हम बगल में खड़े होकर चीयर लीडरों की तरह फुंदने हिलाते हुए जय जयकार कर रहे थे। नायडू और नीतीश, उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थकों के लिए ये सवाल लाजिमी है। इस सब के बाद बॉलीवुड के सितारों और क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी सरकारी फरमाइश पर भौंडे नाच, घटिया ट्वीट और सोशल मीडिया करने से अब मना करना चाहिए। उनके साथ उन सारे लोगों को भी जो संस्कृति साहित्य से जुड़े हुए हैं, जैसे आज की शाम से ही बड़े मीडिया के प्राइम टाइम जमूरों को राहुल गांधी के अकाट्य कथ्यों से मुंह चुराना बंद कर देना चाहिए। उन्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए और देश को भी सच बताना चाहिए। इस देश के लोगों को हर मुमकिन प्लेटफॉर्म तलाशने चाहिए जहां उनके मताधिकार के साथ हो रहे दमन हनन के खिलाफ वे आवाज उठा सकें। उन्हें सरकार, सत्ता, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ये साबित करने के लिए कि ये देश नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, कि यह लोकतंत्र और आज़ादी एक बड़ी विरासत है जिसे इतने सस्ते में और आसानी से नहीं खोया जा सकता, कि जिसके हम सब लाभार्थी हैं और उससे खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है, न चुनाव आयोग को, न नरेंद्र मोदी को। टीम राहुल ने काम कर दिया कि वोट चोरी हुई है और उसके चौकीदार ही चोर हैं। अब ये देश और उनके रहवासियों को तय करना है कि ये उसके साथ क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से बॉल अब इस देश के कोर्ट में है कि वो उसको किस तरह से ले और किस तरह से अपना भविष्य इस समय देखता है। और अगर इनमें से सारे या कुछ या बहुत ये सब नहीं कर सकते, हमें लोकतंत्र और संविधान
दोनों के बाद के भारत को अपनी मजबूर नियति मान लेनी चाहिए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।